तो राधे राधे साथियों, ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। कौन सा महीना चल रहा है, ये हम मार्च महीना कवर कर रहे हैं। मार्च का लास्ट महीने का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा, जिसमें हम 5 दिन कवर करेंगे। कौन कौन सा? 22, 23, 24, 25 और 26। बाकी बचे हुए 5 दिन हम इसके सेकंड वाले पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। वीडियो के बाद इसकी क्विज भी तैयार कर दी जाएगी, जहां आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये अच्छा प्रश्न है। इसी प्रश्न में 3-4 प्रश्न एक साथ मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 21 मार्च को मनाया जाता है, और इसकी थीम भी है फॉरेस्ट एंड फूड। और 21 मार्च को ही ये 3-4 दिवस आप और याद रखेंगे। 21 मार्च को वर्ल्ड सिंड्रोम डे भी होता है। 21 मार्च को इस बार से पहली बार से हम एक नया दिवस मनाना शुरू कर रहे हैं, विश्व ग्लेशियर दिवस। ये आपको जरूर याद रखना है। और 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी मनाया जा रहा है, ये भी आपको याद होगा। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस, पोएट्री डे, और 21 मार्च को कठपुतली दिवस, पिपेट्री डे भी होता है। तो 21 मार्च को ये 1, 2, 3, 4, 5 दिवस हमने बनाए, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी 2025 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शी यू क्यू ने। ये चाइना के प्लेयर है, मेन सिंगल जीत लिया। वुमेन सिंगल जीता है एन से यंग ने, ये साउथ कोरिया की प्लेयर है। कौन सी चैंपियनशिप है? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है, जो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुई थी, याद रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न एक बुक से है। बुक का नाम है टू द सेवेंथ जनरेशन। इस बुक को अभी किसने लिखा है? तो इसको लिखा है डॉक्टर VI मथन ने। तो बुक का नाम याद रखेंगे, लेखक का नाम याद रखेंगे। अगला देखते हैं। और ये अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न अवार्ड वाला है कि 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार ये किसे मिला है? तो आंसर होगा गुंटर ब्लॉशल को मिला है। गुंटर ब्लॉशल ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना से रहने वाले हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, जल विज्ञानी हैं, और इन्हीं को इस बार का स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी अवार्ड वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा रामवी सुतार। रामवी सुतार, आप इनके बारे में जानते हो, जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू है, और ये इन्होंने ही बनाई थी। ये आपको मिलेगी केवड़िया गुजरात में, नर्मदा नदी के तट पर, साधु बेट द्वीप पर, जिसकी हाइट है 182 मीटर। और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अभी इनकी उम्र 100 वर्ष हो चुकी है। 1999 में पद्मश्री मिल चुका है, 2016 में पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। और अभी चैत्य भूमि मुंबई में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की एक प्रतिमा बनाने का काम भी इनको सौंपा गया है। अभी इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ये आप ध्यान में रखना। ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसमें पुरस्कार राशि कितनी? 25 लाख रुपए है। ठीक है, अगला देखते हैं। और ये अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है भैया? तो क्रिस्टी कॉवेंट्री बन गई है। अच्छा, ये है कहाँ से? तो ये भी याद रखना, ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती है। अभी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 144वां सत्र हुआ था, कहाँ पे? ग्रीस में। वहीं पे इन्हें इसका नया हेड चुना गया, नया प्रेसिडेंट चुना गया है। और इस पद पर आने वाली, आप कह सकते हो, ये पहली महिला है, और अफ्रीका से बिलोंग करती है, तो अफ्रीका से पहली व्यक्ति है इस पद पर आने वाली। वैसे इस पोस्ट पर आने वाली ये टोटल 10वें नंबर की व्यक्ति है। अच्छा, ये अगर पूछ ले कभी एग्जाम में कि इनका संबंध किससे है, किस खेल से ये जुड़ी हुई थी, तो ये तैराक है, स्विमर है। तैराकी में 2 बार ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड भी जीता हुआ है। इन्होंने किनका स्थान लिया? थॉमस बॉक का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा चिरंजीवी को। चिरंजीवी, आप जानते हो, ये साउथ के फिल्म स्टार है, और अभी इन्हीं को कला और समाज में सेवा में उनके योगदान के लिए अभी यूके की संसद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चिरंजीवी का नाम याद रखना। और तेलुगु सिनेमा के अभिनेता हो गए ये। 2024 में पद्म विभूषण भी इनको मिला था, तब भी इनका नाम न्यूज में था। ठीक है, तो ध्यान रखना इनका नाम। अगला देख। फिर अगले में पूछ रहे हैं भैया, दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार ये कहाँ पर खोजा गया है? तो ये खोजा गया है फ्रांस में, ये आपको याद रखना है। फ्रांस में मोसेल क्षेत्र में अभी 46 मिलियन टन का विशाल सफेद हाइड्रोजन के भंडार खोजे गए हैं, जिसका मूल्य बताया जा रहा है $92 ट्रिलियन। तो ये जो सफेद हाइड्रोजन है, इसके लिए किसी औद्योगिक उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित भी नहीं करता है। ठीक है, तो अभी कहाँ पे खोजा गया, ये आप ध्यान रखिएगा, फ्रांस में खोजा गया है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, देखो कि अभी 2025 की गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सिंग वाले गेंडों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो आंसर इसका हो जाएगा 392।
तो अभी पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग ने ही राज्य में गेंडों की आबादी के नवीनतम डेटा को जारी किया है, जिसमें बताया पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडे 2022 में 347 थे, लेकिन अभी बढ़ करके 2025 में 392 हो गए हैं। और ये राज्य में मतलब पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले जो गेंडे हैं ये मुख्य रूप से 2 नेशनल पार्क है यहाँ पे, जल्दापारा नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क यहाँ पे पाए जाते हैं। जल्दापारा नेशनल पार्क में तो ये 331 है और गोरुमारा में ये 61 है। वैसे भारत में सबसे ज़्यादा जो गेंडे हैं वो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। कितने आपको मिलेंगे? 2600 से भी ज़्यादा है। एक सींग वाले गेंडे अगर भारत में देखोगे तो मुख्य रूप से 3 राज्यों में आपको मिलेंगे, असम में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी दुधवा नेशनल पार्क है, यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अभी प्रश्न हमारा ये था कितनी संख्या हो गई है? 392 पश्चिम बंगाल में। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की समर्पित पहला मंदिर, इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा भिवंडी में। और आप जानते ही हो शिवाजी महाराज, इनको भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे अभी सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा ये कौन सी बन गई है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। तो याद रखना, पंजाब ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज में किया है। याद रखना, सांकेतिक भाषा दिवस भी होता है, 23 सितंबर को होता है। और पंजाब विधानसभा की बात हुई है तो इसके अध्यक्ष कौन है? कुलतार सिंह संधवान है। फिर पूछ रहे हैं गोआईबीबो। अच्छा, गोआईबीबो क्या है? ये एक ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म है और इसी ने अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो याद हो जाएगा आपको, ऋषभ पंत आंसर है। ऋषभ पंत गोआईबीबो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फिर अगले में पूछ रहे विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे के रूप में। थीम है ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर कंजर्वेशन। 22 मार्च को बिहार दिवस भी होता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है कि पोट्टी श्री रामुलु की अभी 58 फुट ऊंची प्रतिमा ये कहाँ पर स्थापित की गई है? तो आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ये नाम याद रखना, ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने आंध्र प्रदेश के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अभी आंध्र प्रदेश में ही इनकी 58 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। 58 फुट ही क्यों? ये भी एक कारण है, देखो, क्योंकि उन्होंने 58 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। उसी के कारण 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आप जानते ही हो, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो 58 दिनों तक की भूखे रहे थे और इसीलिए उनकी जो अभी मूर्ति बनाई जा रही है उसकी हाइट भी 58 ही रखी है, यही कारण है। ठीक है, तो ध्यान रखना इनका नाम। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, ये चाइना है और यहाँ पे आपको ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में नीचे नीचे साउथ अफ्रीका मिलेगा। तो अभी साउथ अफ्रीका और चीन के वैज्ञानिकों ने क्या किया? दुनिया का सबसे लंबा, तो इनकी दूरी ये बहुत लंबी है, लगभग 12-13 हजार किलोमीटर लंबी है। तो इन्होंने यही कहा कि सबसे लंबा अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक हमने स्थापित किया है। मतलब ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक क्वांटम सैटेलाइट है और यहाँ पे एंटीना लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक एंटीना लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये सिग्नल भेजेंगे, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ये सिग्नल यहाँ पे चला जाएगा। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से भेजी जाएगी यहाँ पर जाकर के यहाँ डायरेक्ट चली जाएगी और इसी से वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, ये भेजेंगे तो ऐसे यूँ आ जाएगी। और क्वांटम सैटेलाइट का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो भी जानकारी आप भेज रहे हो वो लीक नहीं हो सकती, वो हैक नहीं हो सकती है। तो इसीलिए कहा गया ये दुनिया का सबसे लंबा अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी इसरो के द्वारा विकसित विक्रम 3201 कल्पना 3201 का संबंध किससे है? ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। तो अभी इसरो ने ही 2 हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किए जिसका नाम है विक्रम 3210 और इनका जो उपयोग है ये अंतरिक्ष संबंधित प्रयोगों में किया जाएगा, जैसे कि रॉकेट का नेविगेशन करना हो, कंट्रोल करना हो, ये उसमें मदद करेगा। ये दोनों के दोनों 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एक माइक्रो प्रोसेसर है, डेवलप किया इसरो ने। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में लॉन्च मार्च ऑफ ग्लोरी, ये बुक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है 2 जनों ने, के अरुमुगम और एरोल्ड डी क्रूज ने इस बुक को लिखा है। अच्छा, है क्या इस बुक में? इस बुक का संबंध किससे है? तो आपको पता है 1975 में भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता था और इस साल आप देखोगे उस बात को 50 साल हो गए, उस बात की हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं। अच्छा, ये जो वर्ल्ड कप है ये हुआ कहाँ पे था? कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। उसमें भारत तो विजेता रहा था लेकिन भारत ने किसको हराया था? तो पाकिस्तान को हराया था। तो उसी के बारे में ये बुक है और इसको इन दोनों ने लिखा है। अगला देखते हैं।
फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, एआई क्लाउड वायु का अनावरण अभी किसने किया है, किसने इसको लॉन्च किया है, तो टाटा कम्युनिकेशन ने इसको लॉन्च किया है। टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन, और इसी कंपनी ने अपने नए क्लाउड प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वायु, इसको लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है। टाटा कम्युनिकेशन की बात करें, स्थापना 1989 में, मुंबई में मुख्यालय है। एमडी सीईओ कौन है, एमडी सीईओ अमूर लक्ष्मी नारायण है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी, आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण यानी कि रेमिटेंस का टॉप सोर्स कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। आपको रेमिटेंस में कई बार समझा चुका हूं, एक बार और समझो। ये हमारा प्यारा भारत हो गया, और यहाँ पे आप रहते हो मान लो, और यहाँ से आप कमाने के लिए विदेश चल गए, कोई गया अमेरिका, कोई गया यूके, कोई यूएई, कई अलग अलग देशों में गए। तो वहां से जो आप कमा कमा करके अपने घर वालों को जो भारत में पैसा भेज रहे हो, वो तो कहलाता है रेमिटेंस। अब प्रश्न ये है कि किस देश से सबसे ज्यादा रेमिटेंस आया भारत में वित्त वर्ष 2023-24 में, तो वो आया है अमेरिका से। अमेरिका से सबसे ज्यादा भारतीयों ने पैसा भेजा है भारत में, ये कहने का मतलब हो गया। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है और दूसरे पे यूएई है। और अगर बात करें कि भारत में भी सबसे ज्यादा ये पैसा, सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहां पर आया, तो सबसे ज्यादा आया है महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पे केरल है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला दिखता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी, SRFI इंडियन टूर 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है, अनाहत सिंह इसमें विजेता रही है। देखो, SRFI मतलब स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, और अभी जो ये SRFI इंडिया टूर PSA चैलेंजर इवेंट हुआ था, ये भी चेन्नई में हुआ था। इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल अनाहत सिंह ने जीता है और मेन सिंगल को जीता है वीर चोटानी ने। SRFI स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसका आयोजन किया। इसका मुख्यालय आपको चेन्नई में मिलेगा। हेड है इसके अनिल वधावा, ये ध्यान रखना। फिर अगले में देखो कि अभी भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी किस नाम से एक पहल शुरू की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बायोसारथी। और किसने इसको शुरू किया है, हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अभी नई दिल्ली में इन्होंने इसको शुरू किया है। तो याद रखना, भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ये पहल शुरू की गई है, जिसका नाम क्या है, बायोसारथी है। और पूरा डिटेल में मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में इसको समझाया भी था, अभी आप इसको रीड कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो मैंने आपको बता दिया। एक और पॉइंट बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट, कि अभी असम ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने बायो E3 पॉलिसी को अपनाया है। बायो E3 की फुल फॉर्म हो गई बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंट। तो भारत सरकार की जो बायो E3 पॉलिसी है, उसका उद्देश्य है जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता, यानी कि रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। देखो, फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं अभी, पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ, तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। तो पर्पल फेस्ट याद रखेंगे, आयोजन अभी नई दिल्ली में हुआ, राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया, और इसका उद्देश्य है विकलांग व्यक्तियों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाना। पहली बार ये 2023 में हुआ था गोवा के पणजी में, दूसरी बार नई दिल्ली में हुआ 2024 में, अब तीसरी बार ये 2025 में हो रहा है नई दिल्ली में ही। इसका आयोजन किया केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। अच्छा, यहाँ पे पर्पल रंग का क्या मतलब हो गया, बैंगनी रंग या पर्पल रंग, ये विकलांगता वकालत आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से हर रंग को किसी न किसी से जोड़ा जाता है, जैसे हरे रंग को हम एनवायरनमेंट से जोड़ते हैं, गुलाबी रंग को LGBT समुदाय से जोड़ते हैं, उसी तरह से बैंगनी रंग को विकलांगता से जोड़ा जाता है, दिव्यांगता से। फिर अगला प्रश्न भी देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कि अभी 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है। सारी काम की बातें पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना। ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान होता है। अभी किसे मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, हिंदी लेखक हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। तो हिंदी साहित्य में योगदान के लिए उनको दिया गया 59 नंबर का एडिशन है ज्ञानपीठ पुरस्कार का। और ये पुरस्कार पाने वाले वो छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, ये भी याद रखना। और हिंदी में मिला है, हिंदी लेखक है, तो आप कह सकते हो अभी तक जितनों को भी मिला है उसमें वो 12वें हिंदी लेखक है जिनको ये सम्मान मिला। पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं। एक कांसे की सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है। तो इनके ये कुछ उपन्यास हैं, कुछ कृतियां हैं, ये भी ध्यान में रखना। बाकी ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान हो गया। स्थापना हुई थी 1961 में। कितनी भाषाओं में, 23 भाषाओं में। 22 तो हमारी 8वीं अनुसूची वाली और एक अंग्रेजी और जोड़ लो। पहली बार 1965 में जी शंकर कुरुप को मिला था, मलयालम भाषा से है। आखिरी वाला जो 58 नंबर का 2023 के लिए दिया गया था रामभद्राचार्य और गुलजार को। पहली बार अंग्रेजी में 2018 में मिला था अमिताभ घोष को। पहली महिला कौन है, आशापूर्णा देवी है, बंगाली
भाषा में उनको मिला था 1976 में उनकी कृति प्रतिश्रुति के लिए, और पहले हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत थे, 1968 में मिला था चिदम्बरा के लिए। हर तरह का प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है, कह सकते हो ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्टैटिक मैंने आपको करवा दिया, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 23 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे के रूप में आप इसे कहते हो। और थीम क्या है, अच्छा पहले बात करें 23 मार्च को ही क्यों, क्योंकि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 23 मार्च 1950 में, इसीलिए 23 मार्च को। इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जरूर याद रखना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब्दुल्ला अल मंडोस यहाँ के हेड है, यूएई से। अच्छा थीम क्या है इस बार की, एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, ध्यान रखना ये। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र ये किस राज्य में बनाया जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में बनाया जाएगा। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया संयंत्र नामरूप 4 की स्थापना को मंजूरी दे दी है। बनाने में लागत आने वाली है 10,601.40 करोड़ रुपए। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 12.7 लाख मैट्रिक टन यूरिया उत्पादन होगा हर साल। ठीक है, तो ये याद रखना कहाँ पे बनेगा, असम में बनेगा। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है भैया कि कबड्डी विश्व कप 2025 को किसने जीत लिया है, इसको भारत ने जीत लिया है। अब बात करते हैं ये जो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 है ये हुआ कब, एक तो याद रखना मार्च में हुआ, अभी दूसरा संस्करण था, और पहली बार हुआ जब ऐसा मौका था जब एशिया के बाहर इसका आयोजन हुआ, कहाँ पे, इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, और इसमें मेंस और वुमेन्स दोनों में भारत विजेता रहा, दोनों में हमने इंग्लैंड को हराया है, तो याद रखना आसान होगा आपके लिए। इसका जो पहला संस्करण 2019 में हुआ था मलेशिया में, उसमें भी भारत विजेता रहा था, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा बन गया है, तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो अभी बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड यानी कि बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को BIS द्वारा पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन यानी कि पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया, और इस तरह से ये देश का पहला बोर्ड बन गया जिसे इस तरह का ये सर्टिफिकेट मिला है। BIS का मतलब क्या हो गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में अभी किसने शपथ ली है, तो सही उत्तर हो जाएगा नेटुम्बो नंदी नदेतबा। तो नामीबिया देश की ये पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई है, तो इनका नाम याद रखना है। नामीबिया न्यूज में है, तो एक बार मैं आपको लिख करके चलता हूँ। ये रहा अफ्रीकी देश नामीबिया, कैपिटल विंडहॉक होती है, करेंसी है नामीबियन डॉलर, और यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न फिर बुक से है, एमिनेंट डिस्टॉर्शन ट्विस्ट एंड ट्रुथ, इस बुक को किसने लिखा है, तो याद रखना उत्पल कुमार ने इस बुक को लिखा है। तो बुक का नाम याद रखेंगे और लेखक का नाम याद रखेंगे। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत ये कहाँ से की गई, तो आंसर हो जाएगा इसका हरियाणा से की गई है। तो अभी विश्व जल दिवस मनाया था हमने 22 मार्च को, तो उसी मौके पर हमारे जो जल शक्ति मंत्री कौन है, CR पाटिल, उन्होंने हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम से ये कैच द रेन अभियान 2025 को शुरू किया है, और ये पहला मौका होगा जब इसे दिल्ली के बाहर शुरू किया गया, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है। थीम भी है जल संचय जन भागीदारी। तो इसका उद्देश्य क्या होता है इस अभियान का, वर्षा के जल का संरक्षण करना, उसका प्रबंधन करना। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है, तो आंसर हो जाएगा केरल बन गया है। तो याद रखेंगे केरल ये वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया। तो इसमें क्या होगा, यह आयोग बुजुर्गों के अधिकारों, उनके कल्याण, उनके पुनर्वास पर काम करेगा, उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न ये भी। फिर अगला प्रश्न अपॉइंटमेंट से है कि भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास, इंग्लिश में बोलोगे तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, इसके भी प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, तो आंसर हो जाएगा अशोक सिंह ठाकुर बन गए हैं। ये भारत का प्रमुख विरासत संरक्षण संगठन है जिसकी स्थापना होती है 27 जनवरी 1984 में। तो इसी के अध्यक्ष अशोक सिंह ठाकुर बने हैं, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी चाइना फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है, और ये इस साल की पहली फार्मूला 1 रेस थी, और पहली बार इनका नाम भी हमने सुना होगा। हमेशा मैक्स वर्स्टपन का, लुइस हैमिल्टन का और चार्ल्स लेक्लर का, इन सब के नाम हम सुन चुके हैं,
तो लैंडो नॉरिस का भी नाम हम बाकायदा सुन चुके हैं, लेकिन ये ऑस्कर नाम हमारे लिए पहली बार है, तो ध्यान रखना अब इनका नाम। और ये किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं अगर आप पूछोगे तो मैकलैरेन के हैं। अच्छा, मैंने ये गलत बोल दिया कि इस साल की ये पहली है, इस साल की ये दूसरे नंबर की फार्मूला 1 रेस है। इससे पहले आपकी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री हो चुकी है, ठीक है। अब आप मुझे बता दो, चलो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री अभी जो हुई थी उसको किसने जीता था, ये आपके लिए प्रश्न हो गया। अगला देखते हैं हम। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि भारत किस वर्ष तक जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो 2025 तक। अभी आप देखोगे तो फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक कंट्री है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये अमेरिका की है, फिर चाइना, फिर जर्मनी, फिर जापान, और भारत अभी 5वें नंबर पे आ रहा है। तो आईएमएफ का कहना है कि 2025 के एंड होने तक हम चौथे स्थान पे आ जाएंगे, जापान को पीछे छोड़ देंगे। और उसी तरह से 2027 तक हम तीसरे स्थान पे आ जाएंगे, हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। मतलब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे 2027 तक, ऐसा कहना है आईएमएफ का। अब आईएमएफ का कहना है तो इसको देख लेते हैं एक बार। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्थापना होती है 1 जुलाई 1944। अभी याद रखना इसमें 2024 में 191 मेंबर कंट्रीज हो चुके हैं। 191 नंबर का बना था लिंकटेनस्टाइन, और हेडक्वार्टर आईएमएफ का वाशिंगटन डीसी, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा यहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो ये लो एक और अच्छा प्रश्न आ गया। नए वित्तीय सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अजय सेठ। अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे बने थे, लेकिन फिर ये सेबी में चले गए। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए, तो फाइनेंशियल सेक्रेटरी का पद खाली हो गया। तो अभी जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं उन्हीं को बना दिया गया है फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, एनआईटी यूनिवर्सिटी के चांसलर अभी किसे बनाया गया है? तो याद रखेंगे आप, अमिताभ कांत को बनाया गया। अमिताभ कांत से क्या याद आता है आपको? वे G20 में हमारे शेरपा बनाए गए थे, नीति आयोग के पूर्व सीईओ भी हैं ये, और अभी इन्हीं को एनआईटी यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया गया है। एनआईटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपको मिलेगा नीमराना अलवर राजस्थान में। अच्छा, इन्होंने किनका स्थान लिया ये पूछेंगे तो के कस्तूरी रंगन का इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है। अमिताभ कांत याद रखना। अच्छा, अभी कुछ समय पहले इनकी एक बुक भी आई थी। चलो आप में से बताओ इनकी बुक का नाम क्या है? अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था बुक 2025 में। क्या आपके लिए एक और होमवर्क प्रश्न हो गया आज का? बताइए। हम अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड टीबी डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर लगा हुआ है, आप सबको पता भी होगा। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे होता है। थीम है यस वी कैन एंड टीबी। और 24 मार्च को ही क्यों मनाते हैं वैसे ये? क्योंकि आपको पता है टीबी एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसी की खोज की थी डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने। कब? 24 मार्च 1882। इसीलिए 24 मार्च को हम ये दिवस मनाते हैं। और टीबी को खत्म करने का हमारा लक्ष्य कब का है? 2025 का है, ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। देखो फिर अगला प्रश्न क्या है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। देखो क्यों अच्छा प्रश्न है? क्योंकि अभी भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में होने वाले पहले समुद्री नौसैनिक अभ्यास का नाम पूछ रहे हैं। उसका नाम क्या है? तो एकीमे उसका नाम है। अब अच्छा प्रश्न इसलिए है क्योंकि इस तरह का पहला एडिशन है, पहली बार हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज का नाम एकीमे है। ये एक तरह का नेवल एक्सरसाइज है। ये भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में हुआ है। आयोजन इसका किया भारत और तंजानिया ने मिलकर के। और कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? तंजानिया का जो दार एस सलाम बंदरगाह है उसी के पास में इसका आयोजन हुआ, या आप हिंद सागर भी बोल सकते हो। हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ। एकीमे का मतलब होता है एकता। और वो 10 अफ्रीकी देश कौन कौन से हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एकीमे का मतलब भी है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, ठीक है। तो एक्सरसाइज ये एकीमे है, इसको जरूर याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं भी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा गोपाल विट्ठल को। ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पद पर आने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। इनसे पहले कौन इस पद पर रह चुके हैं एज अ भारतीय? तो वो सुनील मित्तल रह चुके हैं। अब ये है क्या? तो आप यूँ कह सकते हो ये एक वैश्विक संगठन है। भाई ग्लोबल है तो नाम से समझ में आ रहा है, वैश्विक संगठन है। तो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों का एक संघ है ये, है ना। और उसी का अध्यक्ष अभी गोपाल विट्ठल को बनाया गया है। इसलिए अच्छा प्रश्न है क्योंकि ग्लोबल लेवल पे बात हो रही है, ग्लोबल लेवल पे कोई इसको हेड कर रहा है। और इसकी बात कर लें तो इसका स्थापना होता है 1995 में। मुख्यालय आपको लंदन यूके में मिलेगा। अगला देखते हैं अभी। और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट लिख लो मेरे एग्जाम में ये प्रश्न आएगा, ऐसे लिख लो। क्या है? अभी 2025 के संगीत कलानिधि पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया?
तो इसको सही उत्तर हो जाएगा आर के श्री राम कुमार को। 2-3 तरह के अवार्ड हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, और ये सभी तरह के प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। वैसे तो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको दिखा दिया था, जो डेली नहीं देखते हैं, वीकली या मंथली देखते हैं, तो उनको भी बता दूंगा। पहले देख लो एक बार क्या है। संगीत कलानिधि पुरस्कार है, कर्नाटक संगीत का ऑस्कर भी इसको कहा जाता है। अभी 2025 के लिए किसे दिया गया? आर के श्री राम कुमार को। ये वायलिन वादक है। किससे संबंध है ये जरूर याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है क्योंकि इस तरह का बताऊंगा अभी। तो संगीत कलानिधि पुरस्कार की हमने बात कर ली। कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार हो गया, कर्नाटक संगीत का ऑस्कर कहते हैं। कौन देता है ये सभी पुरस्कार? कौन देता है? मद्रास संगीत अकादमी, जो आपको चेन्नई में मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया कलानिधि पुरस्कार, एक संगीत कलानिधि पुरस्कार। एक अभी नृत्य कलानिधि पुरस्कार भी दिया गया 2025 के लिए ही, उर्मिला सत्यनारायण को। इनका संबंध भरतनाट्यम से है। इसके अलावा संगीता कला आचार्य पुरस्कार ये 2 जनों को दिया गया, श्यामला वेंकटेश्वरन और टी.आर. गोविंदराजन को। और टीटी के पुरस्कार ये मदम्बी सुब्रमण्यम नंबूथिरी को दिया गया, इनका संबंध कथकली से है। और जेटी जयराज कृष्ण और जयश्री जयराज कृष्णन को भी ये पुरस्कार मिला है, इनका संबंध वीणा से है, ये वीणा वादक है। तो मैंने आपको तब भी कहा था, मुख्य रूप से ये 2 प्रश्न तो आप जरूर से याद रखना, दोनों पुरस्कार। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कौन कौन से कब कब एग्जाम में पूछे गए थे, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ये देखो कलानिधि पुरस्कार के बारे में पूछा गया था, और ये नृत्य कला निधि में पूछा गया था। उस वक्त पूछा था, जिनको ये दिया गया ना उनका नाम नहीं पूछा, नाम तो इन्होंने दे दिया था, पूछा गया था इनका संबंध किससे है। तो उसी तरह से मैंने कहा ना, उनके संबंध जरूर याद रखना। एक कला आचार्य पुरस्कार भी पूछा गया था, देख लो, है ना। और ये टीटी के पुरस्कार भी पूछा गया था। तो मैंने आपको चारों बता दिए, लेकिन अगर चारों याद नहीं करने आपको, तो कम से कम मेरे भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, ये 2 तो जरूर याद रख लेना। ठीक है, अभी अगला देखते हैं। देखो फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी टाटा मोटर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो कटरीना कैफ के पति देव, जो अभी छावा के रोल में बड़े फेमस हो रहे हैं, यानी कि विक्की कौशल। तो विक्की कौशल टाटा मोटर के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सारा जाफरानी ज़ेंजरी को। ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट कौन है आपको बताए? केस सैयद है। ये केस सैयद यहाँ के प्रेसिडेंट है, और अभी इन्होंने ही सारा जाफरानी को यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? कामिल मद्दूरी का स्थान लिया है। ट्यूनीशिया एक बार मैप में आपको दिखा देता हूँ, ये मैप में आपको दिख जाएगा ट्यूनीशिया, और कैपिटल इसकी ट्यूनिस होती है, करेंसी है ट्यूनिशियन दिनार। तो प्रधानमंत्री सारा जाफरानी बन गई, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी 11वीं एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी ये कौन करेगा? तो आंसर हो जाएगा इसका भारत करेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 की। इस बार इसका 11वां संस्करण हुआ, और भारत ने इसको होस्ट किया, या भारत इसको होस्ट करेगा। भारत में भी कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में। इस साल अक्टूबर के महीने में होंगे ये, है ना। तो ये आप ध्यान रखना, 11वां एडिशन होगा। अगला देखते हैं। फिर एक प्रश्न ऐसा भी क्या है कि भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी है? डायरेक्ट 24% की वृद्धि कर दी है। और इनकी ये सैलरी जो बढ़ेगी ना, वो अभी से नहीं बढ़ेगी, इन्होंने पहले से बढ़ा ली है। 1 अप्रैल 2023 से ही ये इसे लागू करेंगे। तब से जो बढ़ी हुई सैलरी है वो कैलकुलेट होकर के इनको मिलेगी। पहले 1 लाख रुपए पर मंथ मिलती थी, अब हर महीने 1.24 लाख, 1,24,000 रुपए इनको मिलेंगे। ठीक है, ये तो मिलेंगे, बात ठीक है, लेकिन पहले से ये लोग चालू कर रहे हैं, ये बड़ा गलत कर रहे हैं ये लोग। खुद का वो कहते हैं ना कि रसोई में एक दोस्त खाना बना रहा है, हमने उसको भरोसा करके उस पर छोड़ दिया, लेकिन खुद की रोटी पे ज्यादा घी डाल रहा है, हमारी रोटी पे कम घी डाल रहा है। वो वाली कहानी हो रही है। इनके हाथ में सब कुछ है, तो अपने लिए तो पूरा पूरा अच्छा अच्छा करेंगे। जब हमें धोने की बात आती है, हमारे लिए करने की बात आती है, तो वैसे तो करते ही नहीं है, और करना पड़ जाए तो फिर आगे के लिए योजनाएं बनाते हैं कि तब से लागू करेंगे, फिर उसकी भी डेट आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं। वैसे ही ये इतने अमीर होते हैं पैसे खा खा करके, ऊपर से सैलरी और बढ़ा ली, ऊपर से पीछे से और बढ़ा रहे हैं। हम लोगों का ही टैक्स का पैसा है, खुद ही खाएंगे। खैर, ये सारा डेटा जो हमारे करंट अफेयर्स के हिसाब से काम से रहेगा, वो आप ध्यान में रखना। वैसे डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको डिटेल से समझाया था ये सारी बातें। अभी जो प्रश्न है उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला क्या है कि सिग्मो फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया गया? सिग्मो फेस्टिवल ये गोवा में मनाया जाता है। ये एक वसंत उत्सव है जो कि गोवा की संस्कृति और विरासत को दर्शाता है। 15 दिनों तक ये चलता है, याद रखना, सिग्मो फेस्टिवल गोवा में। फिर ये भी देख लो एक कि अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लगभग 110 मेगालिथ किस राज्य में खोजे हैं? तो केरल में इनकी खोज की है। मेगालिथ का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थरों की संरचनाओं
इसको मेगालिथ कहा जाता है। और आप देखोगे तो पूरे भारत में विशेष रूप से ये साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। और अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने केरल में ही लगभग 110 मेगालिथों की खोज की है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, स्थापना होती है 1891 में। फाउंडर है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला नहीं है, हमारा सेशन यहीं पे एंड हो रहा है। मैंने आपको कहा था ये हमारे 4th वीक का फर्स्ट वाला पार्ट है। 5 दिन हमने इसमें कवर कर लिए हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर ली। बाकी अब ये आपने थ्योरी पढ़ ली है तो इसकी क्विज आकर के लगा लीजिएगा। वीकली वाले सेक्शन में क्विज आपको मिल जाएगी ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो सके। जो जो हमने पढ़ा है आपको कम से कम ये तो पता लगे, अभी हाथों हाथ जो थ्योरी हम पढ़ के आए थे, अगर मैं उसकी क्विज लगाऊं, उसकी टेस्ट लगाता हूं, तो मेरे कितने प्रश्न सही जाते हैं, कितने प्रश्न गलत जाते हैं और कितना टाइम लगता है उन प्रश्नों को लगाने में। तो ये सब आप खुद से एनालिसिस करेंगे, टेस्ट के माध्यम से आपको पता चलेगा। टेस्ट कहाँ पे लगा सकते हैं? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। ये रही एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या गूगल प्ले स्टोर से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अगर नहीं किया तो। बहुत सारी क्विजेज आपको मिलेगी और एक और नई तरह की क्विज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। ये सरप्राइज है, थोड़ा सा उस पर मैं काम कर लूँ, फिर आपको डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैं बताऊंगा कि वो क्या है। तो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ में एक बार यार शेयर जरूर कर देना, लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, राधे राधे।